Hello everyone, welcome back to our channel Mission CFP Hub. So today we'll be discussing next chapter, that is chapter 6 of class 10th NCERT. So yeah, this chapter name is life process, and as we are discussing this chapter, okay, yeah, fine. So what do you mean by life processes? So by life processes I mean कि जो भी प्रोसेस आपको लाइफ में जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं दैट आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो आपके लाइफ में आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ठीक है, अलोंग विद यू दोज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। Okay, for the if you take the example is digestion, respiration, excretion, ingestion. Okay, these are the examples of life processes. So let's move forward. So yes, next question is why these life processes are important. So life process क्यों important है? Because as I've told you earlier कि अगर life process नहीं होंगे आपके साथ तो क्या नहीं कर सकते आप। लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे तो आप आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी एंड दिस ऑल विल कम टू एन एंड। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, so let's discuss each and every life process from scratch. सबसे पहले हमारा लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? तो देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। इफ आई टू टेल यू इन डीप, एक आपने सुना होगा, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक होता है न्यूट्रिएंट्स एंड एक होता है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिएंट्स आप सबको पता होंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है। न्यूट्रिएंट्स एज यू ऑल नो, carbohydrate, proteins, fats, minerals, fibers, these are all nutrients that are required by you in order to complete your balanced diet. Okay, so these are nutrients. And what are nutrition? Nutrition is the mode by which you are consuming your food. ठीक है, it is the mode by which you are consuming your food. Suppose for example, if you are establishing ऑफिस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने लिए मान लीजिए कुछ चीजें लेने गए। मैं सपोज कर लिया आप स्टोर गए लेने के लिए, आपको मैगी बनानी थी। ठीक है, मैगी बनाने आप स्टोर गए तो आपने मैगी परचेस की, साथ में अगर आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, सपोज वेजिटेबल्स लेने हैं, तो वो लिया आपने। तो दोज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो आपकी इसके लिए जरूरी थी, मैगी के लिए जरूरी थी। सेम आप आपकी बॉडी में जो भी चीज जरूरी होती है वो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। एंड द मोड बाय विच यू कंज्यूम दीज न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने किस मोड के थ्रू ये कंपोनेंट्स परचेस किए? बाय द मेथड ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग, जो तरीका होता है नॉर्मल, उससे आपने परचेस किया, तो दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, आपने कैसे उनको परचेस किया? आपने ऑनलाइन किया, कैश के थ्रू किया। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट मोड्स है, वैसे इसमें भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी मोड स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब आप लोग पता है, ऑटो मतलब क्या होता है? जो अपने आप हो। ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके को यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस तरीके का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड को खुद प्रिपेयर करेगा बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं होता, बाकी सब हीटोट्रॉफ्स होते हैं। हीटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? जो बना बना खाना खाते हैं। ठीक है, हीटोट्रॉफ्स हो गए, सेप्रोफाइट्स हो गए, ये सारे अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए समझना जरूरी है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करता है जो कंज्यूमर है। ठीक है, तो देखिए, आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें आपको याद ये रखना है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है, इसमें आपका रॉ मटेरियल क्या होता है? देखिए, ये आपका रॉ मटेरियल होता है। यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, आपको पता होगा एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स।
ठीक है। तो क्या करते हैं ये कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, ठीक है। CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और फिर वहां से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसको पहले कन्वर्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। बाद में यही जो होता है इसको वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो देखो याद रखिएगा कि किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। आपको ऑप्शन दे सकता है और भी कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि किसकी फॉर्म में करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। हमारी बॉडी में हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस है, आपको याद रखने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रीफ हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड। ये फॉर्मूला आपके लिए याद रखना जरूरी है। व्हाई दिस इज नेसेसरी, बिकॉज दिस फॉर्मूला विल टेल यू कि हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड। सो 6 CO2 मतलब कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आएंगे और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कार्बन और वाटर की एज अ रॉ मटेरियल यूज करके इनको हम आगे यूज करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये होते हैं बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स जैसे आप जानते हो ना कि क्या होता है बाय प्रोडक्ट, जैसे आपने सूप बनाया, चिकन सूप बनाया, तो चिकन सूप में से अगर आपने चिकन कंज्यूम कर लिया तो उसके अलावा जो बाद में वाटर बचता है ना, दैट इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है। तो दीज आर बाय प्रोडक्ट्स, मतलब ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं इन अलोंग विद वाटर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमारे एटमोस्फेयर में आ जाता है जिसको हम बाद में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोज को ये स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये प्रोसेस दे रखा है कि किस प्रोसेस से किस तरीके से होता है। पहले लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करते हैं, फिर उसी कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म से वो यूज करते हैं उसको। ये प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है, लीफ के अंदर का। अब देखिए आप लोगों को पता है प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, लीव्स के अंदर भी सेल्स होते हैं। प्लांट के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम क्या होता है, स्टोमाटा हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में। याद रखिएगा कि स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड देयर दीज आर द टू पोजीशन ऑफ द गार्ड सेल दैट आर प्रेजेंट इन स्टोमाटा, ठीक है। ये गार्ड सेल्स होते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गार्ड, गार्ड क्या करता है, जैसे आपका ये गेट, एंट्री गेट, या सो इफ समवन इज कमिंग, गार्ड क्या करेगा कि अगर इसको जरूरत है इस बंदे की तो वो गेट को ओपन कर देगा। अगर इसको उस बंदे की जरूरत नहीं है, मतलब ही थिंक्स दैट ही इज सस्पिशियस और ही डज नॉट वांट हिम और हर टू एंटर दिस प्रेमिसेस, तो वो उसको क्लोज ही रखेगा, ठीक है। तो सेम इज द केस हेयर कि जो गार्ड सेल्स है ना वो क्या करते हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है बाहर से किस चीज की रिक्वायरमेंट, वाटर की या फिर इसकी गैसेस की, ठीक है। गैसेस और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो खुद को ओपन कर लेता है, और जब रिक्वायरमेंट फुल आती है तो ये खुद को क्लोज कर लेता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ गार्ड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन स्टोमाटा। तो स्टोमाटा याद रखिए गैसेस के एक्सचेंज में यूज होता है और स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल्स की प्रेजेंस होती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमाटा एंड गार्ड सेल। यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है और यहाँ पे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है। दोनों केसेस में प्लांट जब फूड प्रिपेयर कर रहा है तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क। आप पता करके बताइए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर प्रेजेंट है अगर वाइल प्रिपेयरिंग द फूड, तो प्लांट के फूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में एंटर करके बता सकते हैं हमें कि क्या उसका असर होता है, ओके। And in the next chapter I will discuss this question first and move forward then again. Next mode of nutrition है heterotrophic mode of nutrition। heterotrophic मैंने आपको बता देता, heterotrophic में क्या होता है कि खाना बना बनाया यूज करते हैं। अब देखिए बना बनाया का मतलब ये नहीं है कि आपको रोटी बनी बनाई मिल गई है, सो यू आर heterotroph and your mother is preparing the food for you and your mother is not a heterotroph। heterotroph का मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल भी है ना वो अपना खुद ही प्रिपेयर करे, मतलब कहीं से बस रॉ मटेरियल ले और अपना खुद फूड बना ले। हम देखो जो रोटी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए ग्रेन्स चाहिए होते हैं, दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। बट प्लांट्स आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अस और एनीथिंग फ्रॉम अदर्स एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए देर आउट ऑफ ट्रफ, वो अपना खाने का सब सामान का
बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। इफ दे आर नो प्लांट्स देन वी माइट नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ठीक है, सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। सो वी आर हेटरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर नॉट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक आध दो ऑर्गेनिजम्स का, जिसको आपको याद रखना है कि वो कैसे अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है अमीबा का, कि अमीबा अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है। जैसे सपोज कर लिए फूड पार्टिकल है, ठीक है। अमीबा की शेप जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो कैसे भी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? देखिए सूडो मतलब होता है फेक, ठीक है, फेक या फिर कह सकते हैं फॉल्स, ठीक है। एंड द पोडिया मीन्स स्टमक, ठीक है, मतलब नकली पेट इसका बन के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फूड रहा, तो ये फूड को पहले इनगल्फ करेगा, उसके चारों तरफ अपने जो सूडोपोडिया है उससे इसको इनगल्फ करेगा, मतलब घेर लेगा, ठीक है। फिर उसको कैप्चर कर लेगा और वहां से उसका जो न्यूक्लियस है उसको ऑब्टेन करेगा। न्यूक्लियस इसको फर्दर प्रोसेस करेगा और पूरी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसमें देखिए आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि इसका जो फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल मतलब जहाँ पे फूड को हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है, वहां पे जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब फूड, ठीक है, उसको हम ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, और वो बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो डिफ्यूज होता है और वहीं से एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए हमारा, मैं आपको अगर मतलब आसान तरीके से समझाऊं अपना न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स का, तो देखिए हमारा, जैसे आपने खाना खाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने फूड कंज्यूम किया, फूड सबसे पहले आपके माउथ में जाएगा, ठीक है, माउथ में आपने च्यू करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, ठीक है। जो टीथ के पास आपका यहाँ पे एरिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। जो आपका माउथ होता है ना, इसे हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। बकल कैविटी क्यों बोलते हैं? बकल्स, बकल का मतलब होता है टीथ, ठीक है, कैविटी मतलब स्पेसेस, तो टीथ के बीच में स्पेसेस होता है, दैट्स वी नेम्ड इट एज बकल कैविटी। दिस इज इजोफिगस या फिर से फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करती है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो फूड है, जो हमने कंज्यूम किया, ये कंज्यूम्ड फूड मुंह से स्टमक इसोफिगस में जाएगा, इसोफिगस से फिर ये स्टमक में जाएगा, स्टमक से ये जो फूड है ना, इसको हम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद ये एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो काम की चीजें होती हैं वो यहाँ पे इसके अंदर विलाइज होती हैं, जो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। और जो अनयूज चीज होती है, मतलब जो बेकार चीज होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो बेकार की चीज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं और एनएस के थ्रू आपके एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन योर बॉडी। जब भी हमें कोई चीज खाने की बहुत टेस्टी लगती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया, तो दैट इज एक्चुअली सलाइवा इन अवर माउथ, ठीक है। जो वो सलाइवा होता है ना, वो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिससे सिक्रेट होता है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। अब देखिए जो फूड का ब्रेकडाउन है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से कौन करता है, मतलब सॉरी माउथ के अंदर कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारे माउथ के अंदर फूड का ब्रेकडाउन के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो बकल कैविटी के में से याद रखना है कि बकल कैविटी के अंदर क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखो हमारा फूड स्टमक में गया, हमारे स्टमक के अंदर ना तीन तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड इज म्यूकस and third is, sorry, this is mucus and third is pepsin, ठीक है। तो देखिए तीनों का रोल क्या होता है, तीनों का रोल आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले HCl क्या करते हैं? HCl क्या करता है? हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो एसिडिक मीडियम बनाना जरूरी क्यों है? एसिडिक मीडियम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा फूड है ना, जैसे ये आपको फूड आ रहा है, इसको हम एसिडिक मीडियम देंगे तो ये जल्दी से एक तो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, बिकॉज यू नो एसिड्स हैव द कैपेबिलिटी टू
यू कुड से कि जो खाना है उसको वो हल्का कर सकते हैं, या फिर वो जल्दी से जल्दी उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, जो भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं उसको सॉफ्ट करते हैं। ठीक है, एसिड चीजों को जला देते हैं, जैसे एज यू नो कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की। ठीक है, तो उसके अलावा एक और काम क्या होता है एचसीएल का? एचसीएल का काम ये होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना स्टमक के अंदर, वो बॉडी हमारे फूड पे तब अच्छी तरह काम कर पाता है जब हमारे फूड के अंदर, जब हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट हो, एचसीएल प्रेजेंट हो। हाँ, ये तो एचसीएल का रोल बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको म्यूकस का। म्यूकस का रोल क्या होता है? ये आपका स्टमक है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर एचसीएल है, यहाँ पे एचसीएल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से फूड आ रहा है। अभी HCl एसिड है, आपको पता है कि HCl इज वन ऑफ द वेरी हार्मफुल एसिड। ठीक है, अगर आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है तो ये तो बॉडी को बर्न कर देगा। तो इसी को बचा के रखने के लिए स्टमक होता है ना, इसकी लाइनिंग के ऊपर म्यूकस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, दिस म्यूकस सेव्स अस फ्रॉम HCl। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ म्यूकस। HCl का रोल मैंने आपको बता दिया। पैप्सिन का काम क्या होता है? पैप्सिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन को पेप्सिन डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। ठीक है, तो ये एंजाइम्स का ना बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आगे चलते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जब एक्सेस ऑफ कार्बन सॉरी HCl हो जाता है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, तो उसी को हम दूर करने के लिए एंटासिड्स कंज्यूम करते हैं। एंटासिड का काम क्या होता है कि एंटासिड आपकी बॉडी में एसिड्स की कंटेंट को कम करती है, फिर न्यूट्रलाइज करती है। बेसिस होते हैं वो एक्चुअली। ठीक है, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैंने आपको जैसे बता दिया था कि आपका जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब देखिए स्टमक से फूड आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब देखिए फूड को ना जिस तरह का आप खाना खाओगे उस तरह का खाना के हिसाब से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बॉडी में मिलेगी। जैसे आप सपोज करिए जो हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हार्बीवोरस आपको पता है ग्रासेस खाते हैं, तो ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज सेलुलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, उनके लिए भी सेलुलोज डाइजेस्ट करना हार्ड होता है। तो दैट इज वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज a bit longer in animals than compared to our body. Okay, but in the same case the animals that consume meats in comparison to grasses and another material that contains cellulose, उनकी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी मिलेगी बिकॉज मीट इज कंपेरेटिवली इजियर टू डाइजेस्ट देन ग्रास। पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, इसको लीवर पैनक्रियास से सिक्रेशन मिलती है। किस चीज की सिक्रेशन मिलती है? एंजाइम्स की, जो कि एक्ट करते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, जो भी आपका फूड है स्टमक से आ रहा है उसको पहले अल्कलाइन बनाया जाता है। अल्कलाइन आपको पता है मतलब कि बेसिक बनाया जाता है। बेसिक क्यों बनाया जाता है? बिकॉज वो पहले एसिडिक मीडियम में लगा हुआ होता है, बिकॉज स्टमक के अंदर HCl होता है। ठीक है, तो उसको अल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? एल्कलाइन बनाने का काम किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स हैं वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। बाइल जूस लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो फैट्स के ऊपर वर्क करता है। तो याद रखिएगा बाइल जूस का काम होता है फैट्स के ऊपर वर्क करना। ठीक है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। मतलब क्या इसका कि देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज इन शेप। मतलब कि देखिए आप जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसके ग्लोब्यूल्स का साइज छोटा मिलेगा आपको, प्रोटीन का थोड़ा बड़ा एंड फैट्स का बहुत बड़ा। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल्स का उतना ही ज्यादा उसको डाइजेस्ट करना हार्ड होता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? बाइल आपको मैंने अभी बताया, याद रखिएगा लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसको क्या करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे जो एंजाइम्स होते हैं जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट। ठीक है, सोप का काम क्या होता है? सोप का आपको जैसे पता है डर्ट होती है, तो हमने पढ़ा था मिशेस का एक्शन कि ये इसको पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्मॉल करता है और फिर इजीली इसको रिमूव करता है वहां से। ठीक है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट मतलब जो कि ये वाला फैट होता है जिसके ऊपर
किसने काम किया होता है? बाइल जूस ने काम किया होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बाद में कौन काम करता है? लाइपेज। याद रखिएगा, लाइपेज फॉर फैट्स एंड ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखिए जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं? प्रोटीन को फाइनली जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में बॉडी एक्सेप्ट करती है चीजों को, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अमीनो एसिड्स में प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो याद रखिएगा ये वाली बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो भी फूड डाइजेस्ट किया जाता है ना, उसको इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करता है। विलाई का मैंने आपको बता दिया था कि विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स में ये फूड को, सॉरी, ये जो फूड डाइजेस्टेड होता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। डेंटल कैरीज क्या होता है? डेंटल कैरीज एक्चुअली जो आपके माउथ के अंदर मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हो टूथ डिके, उसे डेंटल कैरीज ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो एनेमल होता है टूथ का, वो सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट किसकी वजह से होता है? जो आप फूड खाते हो, अगर आप प्रॉपर उसको ब्रश नहीं कर रहे, तो क्या होता है, हमारे फूड, हमारे माउथ के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे इस फूड पे एक्ट करते हैं, तो वो एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड टीथ को, हमारे टूथ को वीक करता है, और जिसकी वजह से टूथ डिके होने लग जाती है, फिर जिससे हम डेंटल कैरीज भी कहते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? आप प्रॉपर ब्रशिंग करिए टीथ की। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करें, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के बीच में आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी मिलनी चाहिए। तो जनरली होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिससे आपको एनर्जी मिल पाए, ठीक है। अभी जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ना, ये दो तरीके से होता है, ठीक है। दो तरीके से, कौन कौन से तरीके से? ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन हो तब हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन ना हो तब भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 6CO2 आपने पढ़ा होगा जब हमने प्लांट का पढ़ा था, 6CO2, ठीक है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, इनको हम पहले क्या करते हैं? हमारा पहला काम होता है इनको 6 को 3 करना, ठीक है। वो जो तीन मॉलिक्यूल का 3 मॉलिक्यूल होते हैं ना कार्बन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पायरोवेट्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखो ये जो पायरुवेट्स होते हैं ना, इनको हम इथेनॉल में भी चेंज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कौन करता है, इथेनॉल में कौन करता है, और ग्लूकोज में, सॉरी, एनर्जी में कौन करता है, वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं एक्चुअल में। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, और एक रेस्पिरेशन होता है जो हमारी बॉडी में नहीं होता। फर्स्ट जो रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये किस केस में होता है? ये यीस्ट के केस में होता है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं हम कि जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको ब्रेक करते हैं एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ना, ये यूज किया जाता है ज्यादातर फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन को पता है, ब्रेड्स में, एल्कोहल्स बनाने में ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में देखिए आप एथेनॉल रिलीज हो रहा है, एथेनॉल से हम एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी का यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देता है यीस्ट, ठीक है। अब जो बाकी दो प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी सेम 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, ठीक है। बट दो दो चीजों से, एक होगा हमारा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे एब्सेंस नहीं है ऑक्सीजन की, यहाँ कमी है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन है पर कम है, ठीक है। एब्सेंस में सिर्फ यीस्ट बनाता है, हम लोग नहीं बनाते, हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। और वही लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। देखिए अब ऑक्सीजन है नहीं आपकी बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा कि जनरली जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जब आपने देखा कि टाइड हो जाते हैं, उनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, आप जोर जोर से सांस लेते हो, ठीक है। जोर जोर से सांस लेने का कारण क्या होता है कि आप ऑक्सीजन बाहर से मांगते हो कि आपको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है। जल्दी से आपको बॉडी को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि बॉडी भी अपने आप को एरोबिक रखना चाहती है, बॉडी भी अपने आप को एनारोबिक नहीं रखना चाहती, ठीक है। तो इसलिए आप जोर से सांस लेते हो ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है।
तो ये आपका एनारोबिक हो गया। एरोबिक के केस में क्या होता है कि आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, जो अब अभी नॉर्मल कंडीशन में हो, जैसे अभी आप जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हो ना, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये और मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वाटर बाई प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी और एनर्जी बॉडी यूज कर लेती है। ठीक है, तो देखिए जब भी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कमी पड़ रही है ऑक्सीजन की, या फिर आप कह सकते हो लैक ऑफ एनर्जी हो रही है, फिर भी आप खेल रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स आपको पता होंगे। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखिए हम इसी के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, सॉरी कहाँ स्टार्ट होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बक्कल कैविटी के अंदर, जैसे आप फूड को अपने माउथ के अंदर डालते हो, तब भी आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो वहां पे आप फूड की च्यूइंग करते हो, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हो, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है ताकि आपका फूड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। इसमें से डाइजेशन के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। देखिए, पैनक्रियाज ट्रिप्सिन रिलीज करता है, किसके लिए? ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी पहले वाली गलत हो जाएगी। स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। ठीक है, स्टार्च जो फूड के अंदर होता है उसको लाइपेज डाइजेस्ट करता है, ये भी गलत। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है। देखिए लाइपेज रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज से, और लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है? इमल्सिफाइड फैट्स को। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट है, फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, तो ये सही है। ये देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लाइपेज है वो ब्रेक करता है किसको? इमल्सिफाइड फैट्स को। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है क्योंकि थर्ड हमारी सही होगी, तो फोर्थ गलत ही है। देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल ऑफ स्प्रिंटर्स लीड्स टू क्रैम्प। ठीक है, इनमें से किसकी बॉडी में एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्रैम्प आए थे? तो अभी मैंने पढ़ा था, आपको बताया अभी किसकी एक्यूमुलेशन आ जाते हैं। ये देखिए, लैक्टिक एसिड होने की वजह से बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एक और क्वेश्चन है, आपको मैं वो भी डिस्कस करा देता हूँ। देखिए एटीपी के बारे में। एटीपी क्या है? एक्चुअली में जो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, मतलब जितनी आप एनर्जी रिलीज करा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास, हम अभी करेंसी यूज करते हैं, आईएनआर यूज करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपके पास अगर 100 आईएनआर है और मेरे पास अगर मान लीजिए 50 आईएनआर है, तो आपके पास करेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, मेरे पास कम होगी करेंसी वैल्यू। ठीक है, तो वैसे सेम एनर्जी को हम मेजर करते हैं एटीपी के अंदर, तो जिसके अंदर ज्यादा एटीपी उसके अंदर ज्यादा एनर्जी, जिसके अंदर कम एटीपी उसके अंदर कम एनर्जी। ठीक है, तो उसकी अगर आपको फुल फॉर्म पूछता है तो एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, हम एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये जो एटीपी है रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि एक एटीपी है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है? अराउंड 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको थोड़ा सा टिपिकल चीज बता दी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी। तो देखिए एनर्जी की करेंसी कौन सी है? एटीपी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। जस्ट अ सेकेंड वेट। देखिए डिफ्यूजन आप लोग सबको पता है क्या होता है। डिफ्यूजन में आपकी जो गैसेस है वो डिफ्यूज होती हैं। ठीक है, किस में डिफ्यूज होती है? वो गैसेस डिफ्यूज होती है आपकी
बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है, मतलब कि बॉडी के अंदर गैसेस जाएंगी या बॉडी से बाहर जाएंगी, वो डिपेंड किस पे करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी, ठीक है। पर अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे नाइट टाइम पे, रात को क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो खाना नहीं बनाते, उनको खाना बनाते टाइम CO2 की जरूरत होती है, तो वो उस टाइम CO2 को रिलीज करते हैं और O2 को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। और बाकी ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के केस में होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे होते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके केस में क्या किया जाता है, उनके केस में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वो समुद्र के अंदर जो आपको डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और वहीं से आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेस्पिरेशन का कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है हमें, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाता हूँ, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे सारे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ ऐसे भी कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये जरूरी है। और प्लीज, आई हैव सीन इन मेनी कमेंट्स कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसको टोटली इंग्लिश कीजिए सीरीज को। तो याद रखिए कि जो हमारी सीरीज है बायलिंगुअल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इंग्लिश भी यूज करते हैं और हिंदी भी यूज करते हैं। तो वी आर नॉट इनटू इन वन लैंग्वेज, बिकॉज वी आर टारगेटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि सभी का भला हो, तो इसीलिए हम इसको बायलैंग्वेज रख रहे हैं। सो देखिए, यहाँ से आपने आपकी जो नेसल कैविटीज होती हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी नेसल कैविटी की हेल्प से, ठीक है। यहाँ से आपकी जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, उसकी हेल्प से ऑक्सीजन अंदर चला गया। ये देखिए, ये बहुत नॉर्मल चीज है। मैं आपको जो अंदर डिटेल्ड चीज है वो बताता हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन गया, ठीक है। अब ये जाके क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ना ये ट्रांसपोर्ट नहीं, ये यहाँ पे ना ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब एक हर एक ब्रांच में क्या होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एलोविली, ठीक है। ये एलोविली कैसे होते हैं, ये होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जैसे ही आपने इनको गैस प्रोवाइड की, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड की, जैसे देखिए आप लोगों को पता है, आप एक बात बताइए कि अगर ये भरा हुआ बैलून है, इसके अंदर आप ज्यादा सामान भर सकते हो, सॉरी फूला हुआ बैलून में ज्यादा भर सकते हो या फिर पिचके हुए में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले में ज्यादा भर सकते हो। तो जब ऑक्सीजन आता है ना, तब ये क्या करती है, फूल जाती है, मतलब कि ये वहां पे उस टाइम पे स्वेल कर जाती है, ठीक है। और जब ये इनको रिलीज करना होता है तब ये श्रिंक कर जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, स्वेल और श्रिंक का प्रोसेस इनका कैसे चलता है, ठीक है। इसके अलावा इनका और क्या काम होता है, ये ना रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाती हैं कि देखिए, पहले ये सरफेस एरिया कम में घेर रही थी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन आएगा तभी स्वेल कर जाती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और दीज आर ब्रोंकियस। ब्रोंकियस क्या होते हैं, जिनके थ्रू आगे जाके ये ब्रोंकियस एलोविली में डिवाइड हो जाता है। तो एलोविली का फंक्शन यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिएगा, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है लंग्स के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी बैक साइड में डायफ्राम प्रेजेंट होता है बॉडी के, आप लंग्स की बैक साइड देखिएगा, वहां डायफ्राम होता है, ठीक है। इसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को आपके, ओके। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक दो और टेक अवेज आपको जो याद रखने हैं। देखिए, जब बॉडी का साइज बड़ा होता है ना, तो खाली डिफिशियंसी से काम नहीं चल पाता, तो इसलिए हमारे पास रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में देखिए, हम जैसे सांस लेते हैं, तो सांस लेते ही जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड की हेल्प से। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, जैसे जिसके थ्रू जो हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डिजोल्व करके जाता है, ठीक है। उसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कोई और टेक अवे नहीं है। तो देखिए, लिमिटेड पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, और रिवीजन इज मस्ट। विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट
एक्सेल मच इन एग्जाम्स, ठीक है। और देखिए ये चैप्टर बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो बड़ी होगी। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ी है तो हमें देखनी नहीं है, बिकॉज जहां जितने ज्यादा कंसेप्ट हैं वहां उतने ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को मैं आपको इजीली समझा के खत्म करता हूँ, ठीक है। सो या देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें होता क्या, देखिए हमारे जो ह्यूमन हार्ट है ना, ये 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। आपको पता है ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। आप बोलोगे कहीं कि ये तो सर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, बट हमारा लेफ्ट जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हार्ट का आपका राइट है वो हार्ट का लेफ्ट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए होता है ऐसे कि जो आपको ब्लड है ना, सबसे पहले एंट्री करता है लंग से। जस्ट अ मिनट, रुकिए। ये देखिए ये आपके आपके लंग्स ने क्या किया, आपके लंग्स ने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, ठीक है। ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब वो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आया उसकी जरूरत है पूरी बॉडी को, तो पूरी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से करेंगे हम, ऐसी चीज की हेल्प से करेंगे जो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ब्लड है। तो ब्लड हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो आया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब देखिए क्या होता है कि जब ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन अप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये खुल जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये फिल हो जाता है ना, तो फिल होते ही ये जो जब तक ये फिल हो रहा होता है ये ओपन रहता है, और जो नीचे आपका लेफ्ट एट्रियम है वो क्लोज रहता है, ठीक है। ये क्लोज रहेगा। जैसे ये फिलअप हो जाएगा ना, तो ये एकदम से ब्लड को स्क्वीज करेगा। जब स्क्वीज करेगा ना, तो ये आपका सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा, और ये आपका जो है ये फूल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लड जमा हो जाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड है ना, ये पूरा ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह की ट्रांसपोर्टिंग केबल्स होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कैपिलरीज, और एक को कहते हैं हम आपकी सॉरी आर्टरीज एंड वेन्स। जो कैपिलरीज होती है, दो तरह की कैपिलरीज होती हैं, एक होती है आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा आप इस बात को कि जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, हमेशा ट्रैवल करती है हार्ट टू बॉडी, ठीक है। और वेन्स कैसे काम करती है, वेन्स काम करती हैं इसका उल्टा, बॉडी टू हार्ट, ठीक है। हार्ट से जो भी ऑक्सीजन और ब्लड था उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरी बॉडी में, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से, ठीक है। आर्टरीज पूरी बॉडी में ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए जब कभी भी काम होता है तो काम के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, बाय प्रोडक्ट्स हुए हैं, जैसे आपका जनरेटर चल रहा है तो वो आपका पोल्यूशन भी करता है, ठीक है। वैसे आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है। सेम हमारी बॉडी में के जब बॉडी में जब काम हो रहा है तो बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और भी कई सारे हार्मफुल चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हमारे जो वेन्स है वो सब चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करके कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी हार्ट के पास, ठीक है। हार्ट में कहाँ पहुंचाएगी, हार्ट में पहले देगी हमारे नीचे वाले चैम्बर्स को, ठीक है। नीचे वाले चैम्बर में जब तक ब्लड भर रहा होगा, नीचे वाले चैम्बर इसका नाम क्या है आपका, राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पर हार्ट हार्ट में ब्लड फिल होगा। जब तक इसमें हार्ट में ब्लड फिल हो रहा है तब तक ये वाला जो पार्ट है आपका, ये अब ओपन अप रहेगा और ये वाला श्रिंक रहेगा। जैसे इसमें फिल हो जाएगा ये एकदम से पंप करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपका ब्लड है वो जाएगा कहाँ पर, लंग कैपिलरीज की हेल्प से लंग के पास जाएगा, ठीक है। लंग क्या करेगा, उसमें से जो ब्लड है ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, और निकाल के जब हम रेस्पिरेशन में एक्सेल आउट करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और जो ब्लड है हमारा, जो प्योर ब्लड है, वो वापस से पल्मोनरी वेन की हेल्प से बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब देखिए याद रखिएगा, पल्मोनरी का मतलब होता है उल्टा काम करने वाली, ठीक है। मतलब नहीं होता उनका ऐसा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद करिएगा कि पल्मोनरी मतलब उल्टा काम करने वाली, ठीक है। तो देखिए वैसे आपकी आर्टरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड में आती है, ठीक है। पर इस केस में क्या है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड, सॉरी हाँ सॉरी हार्ट से ब्लड में जा रही है, सॉरी लंग्स में जा रही है एक्चुअली, आई एम सॉरी, ठीक है। तो वैसे इसका काम था
कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, बट यहाँ पे ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है हार्ट से लंग्स में। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड बॉडी से हार्ट तक लेके आना, बट यहाँ पे पल्मोनरी वेन का क्या काम कर रही है, उल्टा काम कर रही है, वो वेन से लंग्स तक लेके आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, पल्मोनरी का काम याद रखिएगा उल्टा होता है, वैसे वेन्स चलती है, आपकी आर्टरी चलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आपके हार्ट से लेके हार्ट से बॉडी के अंदर। ठीक है, और बॉडी टू हार्ट चलती है वेन्स आपकी। ठीक है, पर पल्मोनरी आर्टरी उल्टा करती है, पल्मोनरी वेन भी उल्टा करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन का रैपअप है। ठीक है, मैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा इसके अंदर तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आई एम श्योर मैंने आपको सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। चारों चैम्बर्स के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू बिकॉज इन बायोलॉजी एज यू ऑल नो देयर आर मेनी टर्म्स दैट you have to learn, so you can create mind maps for that, like I have created a few mind maps for these things कि जैसे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा कैसे पता लगेगा आपको, ए पहले आता है वी बाद में आता है, तो आर्ट्रियम पहले वेंट्रिकल बाद में। ठीक है, सेम हेयर यहाँ पे भी ये केस होगा। ठीक है, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन चलना है कैसे चलना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो देखिए ए से आर्टरीज एंड ए से अच्छी, तो अच्छी मतलब जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन दे रही है तो वो अच्छी है, और जो नहीं दे रही है वो बुरी है, तो दैट इज वाई वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देखिए नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। देखिए नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, ये जो टूल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रेशर्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब हमारी बॉडी मैंने आपको बता दें कि हार्ट हार्ट पंप करता है, पंप करने में क्या होता है, एक बार वो स्क्वीज करेगा और एक बार वो फैलेगा, मतलब कि स्वेल करेगा। ठीक है, तो जब वो इस स्टेज में होता है ना, जब वो स्क्वीज मतलब यहाँ पर होता है, तब वो उसके अंदर हार्ट हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, और जब वो पंप करता है तो वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइम पे आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, सॉरी इस टाइम पे हाँ रिलैक्स करती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जो रिलैक्सिंग वाला फेज होता है ना, इस फेज को हम क्या कहते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान के अंदर 120 120 mg ऑफ एच जी मतलब मरकरी, ब्लड के अंदर मरकरी कैलकुलेट किया जाता है कि अगर मरकरी ज्यादा है या कम है तो उतना ही हमारा प्रेशर है, मतलब 120 mm ऑफ एच होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, और रिलैक्स करते टाइम 80 ऑफ एच होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रेशर क्या मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए, और हम प्रेशर किस में कैलकुलेट करते हैं, एच जी मर्करी में कैलकुलेट करते हैं। डिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो टूल यूज किया है इसका नाम याद होना चाहिए, स्फिग्नो मैनोमीटर का नाम है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि आपकी बॉडी में कभी जब कभी लीकेज हो जाती है या फिर कुछ खराब होता है तो उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है उसको। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस करना। ठीक है, जैसे क्लॉटिंग होती है आपके ब्लड के अंदर, आपकी कभी चोट लग जाए तो क्लॉटिंग होने लगाती है, क्लॉटिंग इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के बाद देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं हम लिम्फ। ठीक है, लिम्फ एक्चुअली क्या होता है, लिम्फ आपने देखा भी हो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं, जब वो बहुत दिनों बाद व्हाइट कलर का ले लेते हैं और कभी वो फट जाते हैं तो उनके अंदर से येलोइश या फिर व्हाइटिश फ्लूइड निकलता है, दैट इज लिम्फ। ठीक है, ये बनते कैसे हैं, ये देखिए आपकी जितने भी ब्लड की कैपिलरीज होती है ना, उसमें से कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा लीक होता रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड। ठीक है, और ये कहाँ चला जाता है, सेल्स के स्पेसिस के बीच में, मतलब कि इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है ना, वहां पे लिम्फ्स घुस जाएंगे। ठीक है, और क्या कैरी करके ले जाते हैं, प्रोटीन्स को, प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका कुछ नहीं काम होता, ये बस बॉडी के अंदर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, और इनके अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस होती है, कलरलेस होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड है वो ब्लड कहाँ ड्रेन करता है, ब्लड कैपिलरीज में, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या कैरी करते हैं, डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट को कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी आपका फैट डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है,
उसको वही कैरी करके ले जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा सेल्स के अंदर, उसको कहाँ डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो उसको लेके ब्लड के अंदर ये मिक्सअप कर देता है। तो ये इसका रोल है, याद रखना, लिम्स का। ठीक है, लिम्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट सेकेंड, देखिए, बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज करेक्ट। लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। तो देखिए मेरे ख्याल से, सॉरी मेरे ख्याल से नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, सॉरी सॉरी, दिस इज करेक्ट, या दिस इज करेक्ट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, या। सो देखिए कैसे फॉर्म होता है ये, कि जो भी आपकी लीकेज होती है कैपिलरीज के अंदर, वो जब लीकेज के थ्रू आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स है, ये दूसरे सेल्स के स्पेस में जाता है, तो ये लिम्फ की फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड लाइन में, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे की स्टेटमेंट गलत है सारी, ठीक है। लिम्फ कंटेन्स ब्लड सेल्स सच एस आरबीसी, नहीं होता आरबीसी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा, और सॉरी प्लाज्मा नहीं मिलेगा, प्लाज्मा से ही बनता है ये। इसके अंदर आपको डाइजेस्टेड फैट मिल जाएगा, बट आपको इसके अंदर आरबीसीज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लिम्फ को ब्लड भी सर्कुलेट करता है, सॉरी हार्ट भी, हार्ट सर्कुलेट नहीं करता, हार्ट ओनली ब्लड को सर्कुलेट करता है। लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, लिम्फ ट्रांसपोर्ट हार्मोन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फैट फैट करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारे हमारे सेल के अंदर, उसको ब्लड के अंदर डाल देता है। अब देखिए प्लांट के अंदर कैसे चलता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आप मैं आपको उसको इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समझाता हूँ। देखिए प्लांट, आपको पता है गैसेस सारी एटमॉस्फेयर से लेता है और मिनरल सारे सॉइल से ले लेता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमेशा मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट होती है चीजों की हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना सॉइल के अंदर आइंस होते हैं, ठीक है, और इसके रूट्स के अंदर भी आइंस होते हैं, ठीक है। तो सॉइल के रूट्स के अंदर मिनरल ज्यादा होते हैं तो चार्ज ज्यादा होगा, और यहाँ पे चार्ज कम है, तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो यहाँ से और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी मिनरल्स की, तो मिनरल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे। जब रूट्स के अंदर मिनरल्स आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर हाई रहेगा और यहाँ पर कम रहेगा, तो इसकी वजह से ऊपर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ से कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लांट के अंदर दो तरह के आपके वेसल्स होते हैं, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम, ठीक है। दोनों का काम मैंने आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में समझा रखा है, फिर से बता देता हूँ। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट का, जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। कैसे याद करना है, फास्ट से फ्लोएम, फायर से फूड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन प्रोसेस, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है उसको निकालना जरूरी है, अगर नहीं निकालोगे तो आप दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, ठीक है। ये एक्सक्रीटिव सिस्टम है जिसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होता है, ठीक है। इन सबको कंसिस्ट करके आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे आपका कोई एसिड भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई मिनरल हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि मरकरी हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ये सब कुछ निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये डिपॉजिट होता रहेगा हार्मफुल सब्सटेंस तो बॉडी को ये खराब कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो ना कि आपका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है कैसे चल रहा है। सबसे ऊपर किडनी प्रेजेंट है, फिर ये आपका यूरेटर्स आ गए, यूरेटर से जो आपका यूरिन है वो मतलब किडनी का काम होता है क्लीन करने का चीजों को, ठीक है। तो जो भी वेस्ट था इसने क्लीन करके एब्जॉर्ब करके यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में दिया और वो यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो गया, ठीक है। तो सेम देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्या सीक्वेंस होता है, तो पहले किडनी आती है, किडनी के बाद फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सीडीएस 1 2020 का क्वेश्चन है, तो दैट इज वेरी रिसेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों को पता है जैसे कि सीडीएस 1 2022 हो गया, सेकंड की भी, सॉरी सीडीएस 2021 की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप लोग प्रिपेयर रखिए खुद को, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर पढ़नी है तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अवर चैनल, ठीक है। आप लोग पता है कि हमारी अभी जो मैगजीन है ये हमारे रिसेंटली प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं हम, जैसे एल्गार हो गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज है हमारी, ये सब चल ही रहे हैं। इसके अलावा
हमारे टेस्ट सीरीज करंट अफेयर सीरीज क्यों इतनी सक्सेसफुल है आपको पता ही है कि एनडीए एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से जो 9 क्वेश्चन थे वो हमारी जो करंट अफेयर सीरीज है उसमें से थे। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। और और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग जैसे वर्ल्ड नोबेल प्राइज अरब का जो हुआ था वो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, तो यू कैन ज्वाइन अवर चैनल। और आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड purchase that current affair magazine from our channel, that is very at affordable cost, less than 50 rupees per month, and जिसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि मतलब बहुत ज्यादा 9 क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में मिलना, दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग। तो देखिए ये आपका खत्म आता है। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक आपका वो आर्टिफिशियल किडनी का हीमोडायलिसिस का होता है। जब कभी किसी किसी किडनी की वर्किंग खराब हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हम आर्टिफिशियल किडनी का अरेंजमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, वेन्स के अंदर एक्चुअली, ठीक है, हम क्या कनेक्ट करते हैं, हम डायलिसिस लगाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी वेन्स के अंदर डायलिसिस लगाए, जो कि क्या करेगा काम, इसका काम क्या करना है, जो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है ना, उसको कैरी आउट करना, यहाँ से निकालना, और यहाँ पे आपके डायलिसिस के हमने एक डायलिसिंग सोल्यूशन होता है, ये क्या करता है, क्लींजिंग का काम करता है। ये आपके ब्लड के अंदर डाला जाता है, ब्लड के अंदर डालते हैं तो ये जो भी वेस्ट होता है वो आता है हमारी बॉडी के अंदर, और इस रूट के थ्रू यहाँ पे जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, यूरिन वूरिन, वो निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, नॉर्मली एक कितना ह्यूमन बॉडी कितना फिल्टर करती है, तो याद रखिए 180 लीटर डेली का फिल्टर करती है, ठीक है। So this is all about today's lecture. It was a bit longer because the concepts were very much uh, long in this chapter. आप लोग पता है कि हम लोग कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे हमें टाइम ज़्यादा देना पड़े। एंड एज अ स्टूडेंट यू शुड वांट कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना करनी पड़े, क्वालिटी के लिए जाओ, क्वांटिटी के लिए मत जाओ, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। एंड फॉर एनी enrollment in any program, you can contact me and our team as well. You can contact Swapnil sir, and you can also DM on our telegram channel. Okay, so take care and all the best. And I will wrap up this chapter with this motivation quote: when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. मतलब कि जब आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप वो करते हो, चाहे जो ऑड्स है, मतलब कि जो चीजें आपके खिलाफ हो रही हो तब भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड